हेलो दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो इसी जनरेशन ने, इसी जन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में झुलस गया है। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर जूते से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी तक के बीच अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई प्रधानमंत्री के वाइफ की, जब उसके घर पर आग लगाई गई। इस सब के पीछे क्या कारण है इस गुस्से की? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कारण है कई ज्यादा और गहरे कारण। आइए समझते हैं इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर 20-25 साल के नौजवान, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल एनजीओ ने ऑर्गेनाइजेशन किया था। प्रोटेस्ट काठमांडू के बीच एक सिंबॉलिक मॉर्निंग में मैथिली घर मंडल से लेकर पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस द्वारा तैनात कर दिया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। और पुलिस वाटर कैनन, टियर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करने शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं, और लेकिन फिर पुलिस यहाँ पर जो करती है, जिसे देखकर पूरा देश दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर करना शुरू कर देती है प्रोटेस्टर पर सीधा लाइट बुलेट। तो कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं, 400 ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट थी। मरने वालों की संख्या 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से तानाशाही कोई भी देखकर चुप नहीं रहेगा। जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है और लोग सड़क पर आना शुरू कर देते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्ट और बढ़ता जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, कुटुवर और भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण सबसे ज्यादा बात की गई है, जिसे है वो है सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने के कारण असलियत में दोस्तों एक कारण है, लेकिन इससे बड़े और कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस और बढ़ती बेरोजगारी, और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब के आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जाता है और लोकल पोजीशन एस्टेब्लिश करने के लिए कहा जाता है। नेपाल की सरकार ने कहा था कि हेट स्पीच और फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी जारी किया, लेकिन 5 सोशल मीडिया को छोड़कर किसी प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया वो सिर्फ एक बड़ा नाम, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये रजिस्ट्रेशन न कराने के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की अनुमति दे दी गई। फिर इसी साल 28 अगस्त 2025 में सोशल मीडिया को ये कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया नहीं किया ऐसा, और उसे सोशल मीडिया को 26 सोशल मीडिया को देश से बैन कर दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे बड़े लगभग सोशल मीडिया को जिसमें शामिल थे। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ ऐसा किया था क्योंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। Social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. असल में नेपाल में यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में 20.82% था। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार था। यहाँ पे नई जॉब बहुत ज्यादा कम क्रिएट हो रही थी और लोग जॉब को देने के लिए दूसरे देश में जा रहे थे।
और आप इमेजिन करो दोस्तों, इस इनक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से ऐसी सरकार सोशल मीडिया को बैन कर देगी तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था और गुस्सा था वो एकदम डीप पॉइंट पर पहुंच चुका था और इस बैन के बाद ये गुस्सा एक्सप्लोड कर गया। असल में बात किया है कि सोशल मीडिया ऐप पर बैन किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े बहुत भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल में इकोनॉमी की टूरिज्म बहुत बड़ा रोल करता है, लेकिन सोशल मीडिया को बैन करने के बाद, इस बैन के बाद इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसके बाद लाखों नेपाली फैमिलीज इम्पैक्ट हुए जो ऑनलाइन मैसेजिंग का उपयोग करते थे। विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करते थे। एक एस्टीमेट के अनुसार, जॉब और स्टडी के अनुसार लगभग 70 लाख नेपाली देशों में रहते हैं। और फिर जब लोग पीसफुल सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए तो नेपाल की सरकार ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे कोई अथॉरिटीज को सरकार थी। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए यही नेशनल आर्गुमेंट का सहारा लेती है जो हर सरकार अपने खिलाफ को क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं जिससे देश कमजोर हो, लेकिन सरकार को इस प्रोटेस्टर्स को आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया ऐप को लगा बैन को हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है। यहाँ पर कि ऑपोजिशन लीडर के घर में भी आग लगा दी जाती है और आग को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मंत्रियों को बाहर निकाला जाता है। फंगी 9 सितंबर 2025 2 बजे केपी शर्मा ओली 2 बजे इस्तीफा दे देते हैं। और ये सिचुएशन इस समय है दोस्तों कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म की मांग किया जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने मिशन को एड्रेस किया है और पीसफुल की मांग की है। नेपाल देश एक लाइव एग्जांपल है कि क्या होता है जब जनता की आवाज पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया की सभी सरकारों को एक लेसन है कि कभी जनता को इतना मत कर पाओ कि हालात इस कदर हो जाएं। क्योंकि बात यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि हालात इस कदर बिगड़ जाता है तो देश को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए कुछ एंटी डेमोक्रेसी वापस से मोनार्की लाने की बात करते हैं, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। जो भी सोल्यूशन निकलता है वो एक डेमोक्रेटिक सेटल युग में ही होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल कर आए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।